नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जो कि एनसीईआरटी का सारांश होने वाला है। नया चैप्टर है आपका अध्याय 4 यानी चैप्टर नंबर 4। क्लास होगा आपका 7, विज्ञान से संबंधित होगा यह। और इसमें जब हम बात करेंगे सिर्फ अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में जो कि आप सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी या फिर ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, इन सभी के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी सभी जानकारी को जानेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो कैसा लगे निश्चित रूप से लाइक और शेयर कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस चैनल को इसी तरीके के सीरीज को देखने के लिए। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आप सभी के लिए। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे चैप्टर का नाम, चौथा चैप्टर उष्मा के रूप में जाना जाता है, जिसे आप टेम्परेचर भी कहते हैं या फिर ताप भी कहते हैं। आगे जानेंगे तो प्रमुख शब्द के बारे में जाने तो प्रमुख शब्द इस चैप्टर से निकल के आता है, जिसके बारे में तफसील से जानने की जरूरत होगी। चाहे आप इसे विज्ञान का टर्म्स कह लें, इस चैप्टर का टर्म्स कह लें, तो इसी को जानेंगे प्रमुख शब्द के बारे में। सबसे पहला प्रमुख शब्द आपके स्क्रीन पे कहता है कि सेल्सियस स्केल क्या होता है, चालन क्या होता है। और उसके चालन देख सकते हैं, चालन को इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसन। उसके बाद देख सकते हैं चालक, चालक यानी कि कंडक्टर। उसके बाद संवहन कहते हैं, कन्वेकेशन को कहते हैं संवहन। उसके बाद कुचालक कहते हैं, कुचालक यानी इंसुलेटर। और उसके बाद जो होता है उष्मारोधी, उष्मारोधी को कहते हैं इंसुलेटर या फिर कुचालक भी होते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि अधिकतम निम्नतम तापमापी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। लैंड ब्रिज कहते हैं थल समीर को, समुद्र समीर को कहते हैं। आप तो देख सकते हैं समुद्र समीर भी एक प्रकार से शब्द होंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद विकिरण यानी रेडिएशन कहते हैं। और उसे देख सकते हैं ताप है, तापमापी है, थर्मामीटर है। उसके बाद अंकीय तापमापी है। उसके बाद पूर्तिरोधी है यानी थर्मोमीटर है। उसके बाद टेम्परेचर है। उसके बाद सी ब्रिज है जिसे समुद्र समीर कहते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में जाने, इन सभी फैक्टों के बारे में जानेंगे अच्छे से। वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन सभी जानकारी के साथ सबसे पहला फैक्ट आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो देख सकते हैं ताप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले युक्ति को तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं। आपके स्क्रीन पे थर्मामीटर देख रहे होंगे आप। बहुत सारे थर्मामीटर टाइप आते हैं, डिजिटल आते हैं और एनालॉग आते हैं। तो यह एनालॉग है जिसमें कि इसके अगले वाले पार्ट में पारा भरा होता है। यानी पारा एक प्रकार का बहुत ही संवेदनशील धातु होता है जो कि टेम्परेचर का बहुत ही सुचालक होता है। इसके माध्यम से थोड़ा सा भी टेम्परेचर यह अपने अंदर तुरंत ऑब्जॉर्व करता है और पिघल करके यह जो है कि प्रसार हो जाता है। यानी कि जो पारा होता है वो द्रवीय अवस्था में हमेशा पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये जो स्केल है इसी को कहा जाता है टेम्परेचर स्केल कहा जाता है, यानी कि तापीय स्केल जो कहा जाता है इसी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यह डॉक्टरी थर्मामीटर है जिसके द्वारा हम लोग बुखार नापते हैं, है ना, बुखार फीवर नापते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं अगला फैक्ट के रूप में कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बॉल होता है, जो बॉल में जो है कि पारा भरा होता है। मैंने बता दिया था। यहाँ से दूसरा फैक्ट के रूप में देखें तो थर्मामीटर पर आपको ताप मापने के लिए एक मापक्रम यानी कि स्केल दिखेगा। एक स्केल जो दिखता है उसके बाद जो है कि उपयोग किए जाने वाले मापक्रम को सेल्सियस स्केल कहते हैं, जिसे डिग्री सी द्वारा दर्शाते हैं। यानी कि इससे डिग्री सी यानी एक्चुअल में जो मापे जाते हैं तापमान, मनुष्य का शरीर का जो तापमान होता है यहाँ पर तो सेल्सियस में दिखाया गया है और नीचे फ़ारेनहाइट है। देख सकते हैं ऊपर में सेल्सियस रहता है और नीचे में फ़ारेनहाइट है। यानी कि 37 डिग्री का तापमान आपके 97-98 डिग्री के आसपास रहता है हमारे शरीर का तापमान। देख लिए होंगे आप, सेल्सियस स्केल के बारे में भी जान लिए होंगे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और फैक्ट है, देख सकते हैं दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल में होता है जिसे डिग्री एफ के से डिनोट किया जाता है, जिसका परिसर जो देखें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो एक और पॉइंट के रूप में कि डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक ताप को माप सकते हैं। डॉक्टरी जो थर्मामीटर होते हैं उसका जो रेंज होता है ताप मापने का वो 35 डिग्री सी से लेकर के 42 डिग्री सी तक ही नाप सकता है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहे होंगे, देख सकते हैं लास्ट आपका 42 डिग्री सी है। उसके बाद जब देखते हैं आप यहाँ से निकल के आता है प्रयोगशाला तापमापी पर परिसर
प्रायः जो है कि 10 डिग्री सी से लेकर के 110 डिग्री सी होता है। यानी कि जो प्रयोगशाला में जो तापमापी होता है, थर्मामीटर होता है, उसका जो स्केल होता है वह जो थर्मामीटर है 10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक के तापमान को नाप सकता है, मेजर कर सकता है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें और फैक्ट के रूप में है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मौसम के रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम एवं न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। यानी मौसम का जो तापमान नापा जाता है वह किस चीज से नापा जाता है, तो अधिकतम और न्यूनतम तापमापी से नापा जाता है, उसी स्केल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फैक्ट के रूप में देख सकते हैं तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं, जो कि पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यानी कि जो पारा होता है, इसमें जो ये पारा होता है भरा हुआ, ये पारा एक विषाक्त यानी पॉइजन है तथा और जो है कि यह तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। आजकल अंकीय तापमापी की जगह डिजिटल थर्मामीटर के रूप में भी उपलब्ध है। इस प्रकार से थर्मामीटर मैंने पहले बता दिया कि डिजिटल रूप से भी उपलब्ध है। अंकीय तापमापी कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर को। आगे बढ़ेंगे तो एक फॉर फैक्ट के साथ तो देख सकते हैं यहाँ पे कि वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि जो यह प्रिंसिपल है, इसमें जो थर्मामीटर का जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वास्तव में जब देखेंगे कि कोई भी पदार्थ जो होता है ऊष्मा पर सदैव जो क्या करता है, तो अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि जब इधर गर्म होगा, जब इसी पार्ट को हम लोग बगल में दबाते हैं या फिर मुंह में या फिर किसी अंग के द्वारा इसे दबाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो गर्म होता है या जो पार्ट गर्म होता है, तो इसका जो इधर वाला पार्ट होता है ठंडा होता है, इसी तरफ जो है कि वह प्रसारित हो जाता है। इसी प्रिंसिपल पर जो है कि थर्मामीटर काम करता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे एवं गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, यह प्रक्रम जो होता है यह चालन कहलाता है। यही जो प्रक्रम होता है, जब ऊष्मा जो होता है गर्म वस्तु से लेकर के गर्म सिरे से लेकर के ठंडे सिरे की ओर जो स्थानांतरित होती है, इसे चालन कहते हैं या फिर कंडक्शन कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन की प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है। यानी कि ठोस में जो होते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो ऊष्मा जो होता है ठोस में जो चालन प्रक्रम के द्वारा ही स्थानांतरण होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और फैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देती है उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं, यानी ऊष्मा का कंडक्टर कहलाता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर जो होते हैं, तांबा, ये सभी होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आगे देखेंगे तो और फैक्ट है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं वह ऊष्मा का क्या होता है, तो कुचालक होता है। यहाँ चालक के संबंध में आप सुचालक भी लिख सकते हैं, सुचालक भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चालक भी कह सकते हैं और सुचालक भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो देखिए कि ऊष्मा अगर किसी भी पदार्थ में वहन नहीं कर पाता है तो वह कुचालक कहलाता है ऊष्मा का। जैसे कि प्लास्टिक तथा लकड़ी, कुचालकों को जो है कि ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। यानी कुचालक को क्या कहते हैं, तो ऊष्मा रोधी भी कहते हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट के रूप में देखें तो जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास जल गर्म हो जाता है और जल गर्म ऊपर उठता है। इस गर्म जल से आसपास का जल जो है कि आसपास का ठंडा जल उसके स्थान पर उसके स्थान पर जो है कि लेने के लिए आ जाता है, उसका स्थान जो है कि लेने के लिए आ जाता है। यानी कि यह जो जल है, ठीक है, और यह जो पानी है, इसमें जब हम नीचे से तापमान डालेंगे तो यहाँ का जो जल है गर्म होगा और यहाँ का जल गर्म होगा तो यह ऊपर उठेगा या फिर इधर उधर भागेगा और ठंडा वाला जल होगा वो नीचे आएंगे। इस प्रक्रिया को देखें तो क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे तो फिर भी यह जल जो है कि भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह जो प्रक्रिया होता है तब तक चलती रहती है जब तक कि जो है कि सारा जल जो है कि गर्म ना हो जाए। और उष्मा का स्थानांतरण, इस विधि को जो है, इस विधि से जब उष्मा का स्थानांतरण होता है तो यह संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो संवहन कहलाता है। निश्चित रूप से आप जान पाए होंगे कि जो संवहन की प्रक्रिया है वह निश्चित रूप से द्रव में होती है। जब द्रव को गर्म करते हैं तो इसमें होती है। उसके बाद जब देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ से आपको जानने की जरूरत है कि वायु में उष्मा का स्थानांतरण
जो कि जल संवहन के द्वारा ही होता है। वायु में भी ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा ही होता है। इसी प्रक्रिया को और तफसील से जानेंगे यहाँ से कुछ और फैक्ट के माध्यम से। कहता है कि दिन के समय थल यानी कि स्थल यानी कि धरती जब भी अपेक्षाकृत शीघ्र गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? तो जो है कि संवहन प्रक्रिया द्वारा यह जो है कि गर्म हो जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से और फैक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहता है समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। जो होता है समुद्र समीर जो होते हैं, तो उसको समुद्र समीर किस प्रकार से होता है? जो ठंडे के मौसम होते हैं उस समय में देखेंगे तो समुद्र की ओर से जो आने वाली हवा होती है वह समुद्र समीर के रूप में जाने जाते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर जो है कि बनाई जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। जो समुद्री समीर होते हैं वह अत्यंत जो है कि ठंडी होती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है और समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहता है। यानी कि जब जो है कि समुद्र से होकर के समुद्र की तरफ से जो वायु आएंगे तो उसे समुद्र समीर कहते हैं, और जो थल के ओर से जो वायु जाता है समुद्र की तरफ तो वह थल समीर कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं समुद्र समीर का कुछ फिगर। तो ये आप देख सकते हैं कुछ होटल वगैरह जो रेस्टोरेंट होते हैं समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं। गोवा वगैरह में जाइएगा, गोवा मुंबई में तो देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से है। ये जो समुद्र है इससे जो इधर की ओर जो वायु चलती है तो यह समुद्र समीर कहलाती है। और रात्रि जब होता है तो वायु स्थल से होकर के समुद्र की तरफ जो जाती है तो यह वायु जो होता है थल समीर कहलाता है। ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से होता है, यह जो है कि ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा की ओर इस तरीके से घूमते रहता है। समुद्र समीर तथा थल समीर इस प्रकार से होता है, यहाँ पर भी देखा गया है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ जानकारी है पीडीएफ प्राप्त करने की। इस नंबर के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड माध्यम से, और इस नंबर के थ्रू आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं संबंधित क्लास के, या फिर जो भी क्लास के आप चाहते हैं उस क्लास का पेमेंट करके आप निश्चित रूप से इस जो विज्ञान का सारांश है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं A4 साइज में। ठीक है, तो A4 साइज में प्राप्त करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करके इस पेमेंट स्लिप को इस पर भेजिएगा और तुरंत ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो जानकारी के साथ देखते हैं फैक्ट को। तो यहाँ देखिए कि सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। पूछा जा सकता है कि सूर्य का जो ऊष्मा है वह जो है कि पृथ्वी पर किसके कारण आती है, या फिर हम लोगों के पास किसके कारण आती है, किस प्रक्रम के द्वारा आती है। तो यह प्रक्रम कहलाता है विकिरण, जिसे इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट के रूप में देखें, अगला फैक्ट आप देख सकते हैं कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे कि वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। जब विकिरण द्वारा जो किसी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि वायु या फिर जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान ना हो या फिर विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में देखने को मिलेगा आपको कि हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है। यानी कि हमारा जो शरीर है वह विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है, कि हमारे अगल बगल के जो परिवेश है उसको, तथा उससे ऊष्मा ग्रहण भी करता है उसी के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से ही। आगे बढ़ेंगे तो सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा को विकिरित करते हैं। यानी कि जो भी गर्म पिंड है वह ऊष्मा का जब विकिरित होता है यानी अपने अंदर से निष्कासित करता है ऊष्मा को, वह जो है कि विकिरण के माध्यम से ही निष्कासित कर पाता है। ध्यान रखेंगे। और देखें तो अगला जो पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं कि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र को पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों को अधिकांश भाग को जो है कि परावर्तित कर देता है, इसीलिए गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र को पहनना आरामदेह मानते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो फैक्ट है, यानी एक देख सकते हैं यहाँ पर है कि एक मोटे कंबल के अपेक्षा एक के ऊपर एक जुड़े पर दो कंबल जो है कि अधिक गर्म होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि वह जो परत होता है या जो दो कंबल है इसके बीच में कुछ न कुछ पार्ट जो है खाली रहता है,
और यह जो खाली पार्ट है इसमें क्या होता है, तो वायु भर जाता है, और यह जो वायु जो भरता है, वायु एक प्रकार का कुचालक होता है, और यह जो कुचालक होने के कारण जो उष्मा का है जो एक स्थानांतरण होने से रोक देता है, इसके माध्यम से हमें गर्म फील होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि याद रखिए दो कमलों के बीच में वायु की परत विद्यमान होती है, मैंने बता दिया कि क्यों होता है सो। उसके बाद देखें तो यहाँ से एक और फैक्ट के रूप में कि हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या फिर लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर के जो है कि गर्मी या फिर सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर भवन के बाहरी दीवारों को यदि ऐसा बनाया जाए इसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, और जो कि ऐसा संभव किया जा सकता है निश्चित रूप से। आजकल जो भवन बनाए जा रहे हैं इसी प्रक्रम के द्वारा बनाए जा रहे हैं। यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि खोखला ईंट सब, तो इसी खोखला ईंट के द्वारा जो बनाया जाता है जिससे कि दीवार में एक प्रकार का जो है कि वायु का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और उस जो वायु का जो लेयर क्रिएट हो जाता है उसके माध्यम से उष्मा का आदान प्रदान बहुत ही कम मात्रा में होता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का प्रयोग किया जाना। तो यह बात मैंने बता ही दिया कि क्यों आजकल जो है कि उपयोग किया जा रहा है, खोखली ईंटों के द्वारा इस प्रकार के भवन बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे सारांश के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो पहला है आपका कि किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिया पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो इंद्रिया है हमारी, उस इंद्रिया के जरिए कोई भी वस्तु की उष्णता, कोई भी वस्तु कितना गर्म है उसकी जो है कि व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उसकी जो है कि आकलन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप करता है। यानी कि जो ताप होता है उस किसी वस्तु की उष्णता की जो कोटि होती है उसको जो है कि मापता है। उसके बाद देखें तो तापमापी वह युक्ति है जिसके द्वारा ताप को मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर जो होता है 35 डिग्री सी से लेकर के 42 डिग्री सी तक होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं, और इन तापमापी का जो है कि परिसर जो होता है वह प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है 10 डिग्री सी से लेकर के 110 डिग्री सी तक। जो लास्ट पॉइंट है देख सकते हैं कि मानव शरीर का सामान्य ताप होता है डिग्री सी में देखें तो डिग्री सी में 37 डिग्री सी होता है, फॉरेनहाइट में देखें तो 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, 98 से लेकर 97 से लेकर के 98 होता है, और इसके बीच होता है तब जाके आप नॉर्मल तापमान शरीर का माना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और पॉइंट है आपके सामने देख सकते हैं। कहता है कि उष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है, और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में है कि उष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है। कौन कौन से प्रक्रम है? तो पहला है देख सकते हैं चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। यह 3 प्रक्रम के द्वारा है कि उष्मा का स्थानांतरण होता है किसी भी पिंड में। देखें तो अगला पॉइंट है कि ठोसों में प्रायः उष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होता है। कि चालन द्वारा उष्मा किसमें स्थानांतरित होता है? तो मेन तौर पे ठोस में होता है। द्रवों तथा गैसों में जो उष्मा होती है उसका स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। उसके बाद विकिरण द्वारा जो उष्मा होता है वो स्थानांतरण होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। जो विकिरण होती है उसके माध्यम से जो उष्मा का संचालन होता है, स्थानांतरण होता है, वह किसी भी माध्यम की आवश्यकता को नहीं मानता। आगे बढ़ेंगे तो जो पदार्थ अपने ओर से होकर उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देता है उन्हें उष्मा का चालक यानी उष्मा का सुचालक कहा जाता है। जो पदार्थ उष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वह उष्मा का कुचालक यानी उष्मारोधी कहलाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो गहरे रंग का वस्तु हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उष्मीय विकिरणों को अच्छी तरह से अवशोषक होती है। यानी कि हल्का जो रंग होता है वह विकिरण को अच्छे तरीके से हल्का जो रंग होता है उस जो विकिरण को है कि अवशोषक नहीं होते हैं, विसर्जित कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। लेकिन जो गहरे रंग के होते हैं और मतलब जो है कि गाढ़ा रंग का जो होता है वह अवशोषित कर लेते हैं। यही कारण है कि हमें गर्मियों में हल्के रंग की वस्त्र तथा सर्दियों में जो है कि गहरे रंग की वस्तुओं को पहनने की आवश्यकता होती है जो कि शरीर में अधिक गर्मी पैदा कर सके। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका यही कारण है। इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी होता है तथा इसके
जो है कि इसके रेशों के बीच वायु फंसी होती है, जिसके कारण जो है कि हमारा जो शरीर है, शरीर का जो तापमान है वो बाहर निकल नहीं पाता है और बाहर का जो तापमान है हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाता है। इसके कारण हम गर्मी महसूस करते हैं स्वेटर या फिर ऊनी वस्त्र पहनने पर। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ फैक्ट है, जान लेते हैं इसे। और इस फैक्ट को जान लेते हैं जो पूछा जाता है आपको कई बार एग्जामिनेशन में, कि सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस के द्वारा सेल्सियस स्केल की जो है कि निर्माण किया गया था, खोज किया गया था 1742 ईस्वी में। देख सकते हैं। अनोखी बात यह है कि उन्होंने थल यानी कि उन्होंने जल का क्वथनांक उबालने पर ताप यानी कि जल का जो क्वथनांक होता है उसको 0 डिग्री सी तथा हिमांक जिसे कि बोलते हैं, यानी कि 0 डिग्री सी जल का हिमांक होता है और 100 डिग्री सी जल का जो है कि क्वथनांक होता है, निर्धारित किया था। तथापि इस प्रक्रम को बहुत शीघ्र ही उलट दिया गया। यानी कि जो वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे, एंडर्स सेल्सियस, जो उनका मानना था कि 100 डिग्री सी पर क्या होता है, तो हिमांक होता है जल का, यानी कि जल जमता है, और 0 डिग्री सी पर जो होता है कि वह जल उबलता है। तो इस तापमान को जो है कि इस जो कंसेप्ट था, इसका जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को उलट दिया गया, पूर्णतः उलट दिया गया। यानी हिमांक को 0 डिग्री सी और जमने की जो स्थिति है वो 0 डिग्री सी और जो उबलने की स्थिति है वह जो है कि 100 डिग्री सी को माना गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। यह जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे, ध्यान रखेंगे। और इस सभी जानकारी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।